मैं तेजी से आगे बढ़ा और खुद को इंट्रोड्यूस किया। मैं मॉल ग्रांट हूँ, ग्रांट फैमिली से। मैं अभी अभी अवेकन हुआ हंटर हूँ, कृपया मुझे याद रखिए। वो मुस्कुराया। मैं तुम्हें याद रखूंगा मॉल ग्रांट एक ऐसा हंटर जिसके पास डेथ को भी पार करने वाली स्किल है। दुनिया का सबसे महान हंटर फ्रेडरिक शू, लेकिन उसकी डिसअपियरेंस के बाद मुझे फिर कोई ऐसा मिला जिसके पास वही स्किल है। मुझे पता है ये थोड़ा रैश है, मॉल ने कहा, लेकिन मैं खुद वेरीफाई करना चाहता हूं कि मेरी गेस सही है या नहीं। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी ब्लेड घुमाकर सीधे सोनो की तरफ वार किया। सोनो की मौत के उसी पल CTRL+5 ने खुद को पेश किया। उसका ओरिजिनल शव राख बन गया और बिखर गया। अगले ही पल सोनो फिर से जिंदा होकर मॉल के पीछे आ खड़ा हुआ। सोनो ने गुस्से से पूछा, तूने मुझे मारा क्यों? मॉल ने राहत की सांस ली। उसकी गैस सही निकली। माफ करना, उसने कहा, लेकिन किसी भी हाल में मैं अपनी आंखों से ये स्किल देखना चाहता था। सोनो ने नाराज होकर कहा, अगर तुम्हारी गैस गलत होती तो? अगर मैं सच में मर जाता? उसी वक्त दरवाजे पर शिनोडा सातोरू आ गया और ये पूरा सीन देखकर चौंक गया। तुम अभी तक यहां हो? अब मामला और ज्यादा ट्रबलसम हो गया है। थोड़ी एक्सप्लेनेशन और माफी के बाद मॉल ने कॉम्पेंसेशन के तौर पर सोनो के साथ सर्व करने का फैसला किया। अब ये बात क्लियर हो चुकी थी, सच में ऐसी स्किल है जो किसी को मौत से वापस ला सकती है। शिनोडा ने अटोरू की तरफ देखा, जो ये सब देखकर बहुत एक्साइटेड था। अभी इस बात को यहीं छोड़ो, शिनोडा बोला। वैसे एरीज, तुम घर नहीं गए थे? वापस कैसे आए? एरीज ने कहा, ये चीज की वजह से। सोनो ने सरप्राइज में उसके हाथ में पकड़े आइटम को देखा। डिमेंशनल फ्रैगमेंट्स की एबिलिटी होती है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की। जब एरीज घर जा रहा था तो उसके पास वाला फ्रैगमेंट अचानक रिएक्ट करने लगा। उस सिग्नल को फॉलो करते हुए वो वापस यहां आ गया। सोनो के हाथ में जो फ्रैगमेंट था वो नंबर 5 था, एरीज के पास वाला नंबर 1। एरीज बोला, मेरा वाला तो एक यूनिक रिवॉर्ड था जो मैंने जायंट का हार्ट डिस्ट्रॉय करके पाया था। एक और लड़का बोला, और मेरा वाला मेरी मां की निशानी है। उनकी नोट्स में लिखा था कि फ्रैगमेंट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अब यह साबित हो गया। इसका मतलब है अब बाकी फ्रैगमेंट्स पाना आसान हो जाएगा, सोनो ने कहा। लेकिन असल में ये चीज है क्या? अगर तुम सारे फ्रैगमेंट्स इकट्ठा कर लो, एरीज ने बताया, तो तुम एक की बना सकते हो, डिमेंशनल गेट की। कुछ वैसा ही जैसे हमने अभी मल्टी डिमेंशनल मेज में एक्सपीरियंस किया। अगर ये की तुम्हारे पास हो तो तुम मल्टी डायमेंशनल स्पेस में फ्रीली मूव कर सकते हो। तो तुम सिर्फ अपनी मां को ढूंढने के लिए जापान नहीं आए थे, बल्कि डायमेंशनल फ्रैगमेंट्स की जानकारी कलेक्ट करने भी आए थे। मुझे यकीन है कि मेरे पेरेंट्स अभी भी किसी और डायमेंशन में जिंदा हैं। हाँ, सोनो बोला, मैं भी यही मानता हूं। मुझे नहीं लगता कि वो मर चुके हैं। तो क्या मतलब है इसका? कि वो किसी और डायमेंशन में फंसे हुए हैं या फिर किसी वजह से वापस नहीं आ सकते? अगर ऐसा है, एरीज बोला, तो वो वजह शायद उस महाविनाश से भी डरावनी है जो 15 साल पहले हुआ था। वैसे भी अगर हमारे पास डिमेंशनल की हो तो हम मल्टी डिमेंशनल मेजेस को बंद कर सकते हैं और फ्यूचर में डिजास्टर्स रोक सकते हैं। लेकिन ये की बनती कैसे है? तभी लिटिल स्टोन ने फ्रैगमेंट को हल्के से छुआ। तुरंत ही दोनों फ्रैगमेंट्स के कोने एक दूसरे की ओर खिंचने लगे। फिर एक चमकदार रोशनी निकली। जब रोशनी थमी तो फ्रैगमेंट्स पूरी तरह से आपस में जुड़ चुके थे। अटोरू बोला, तो ये ऐसे कनेक्ट होते हैं, और अब फ्रैगमेंट्स के बीच रेजोनेंस पहले से भी ज्यादा इंटेंस है। दूर यूरोपियन हेडक्वार्टर्स में स्टार स्टेडियम गिल्ड का एक एल्फमैन अचानक अपने फ्रैगमेंट की रिएक्शन महसूस करता है। उसके चेहरे पर एक सिनिस्टर स्माइल आ जाती है। लगता है अब मैं आखिरकार घर जा सकता हूं। तभी एक सफेद बालों वाला आदमी उसके पीछे अचानक आ खड़ा हुआ। तू हंस क्यों रहा है? ब्लड टावर गिल्ड के लोग अभी तक वापस नहीं आए। लगता है उनका मिशन फेल हो गया है। उस आदमी को देखते ही एल्फमैन तुरंत घुटनों पर झुक गया। मिस्टर माइकल, बधाई हो, आपने आखिरकार CTRL+ पा लिया है। अब आप पूरी तरह से फ्रीली मूव कर सकते हैं। आपने ट्रांसेंडेंस की ओर एक और कदम बढ़ा लिया है। ये शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट के लिए है। मुझे CTRL+PLSC का यूज करना होगा ताकि ये इवॉल्व कर सके। डोंट वरी, ये बहुत जल्दी पॉसिबल हो सकता है। वो शांत स्वर में बोलते हुए अपनी मुट्ठी में रखे फ्रैगमेंट को दिखाता है। डायमेंशनल फ्रैगमेंट्स अभी अभी रेजोनेट हुए हैं। 2 टुकड़े शायद आपस में जुड़ चुके हैं। जो मेरे हाथ में है वो हमें बताएगा कि बाकी पीसेस कहाँ हैं। वो लड़की हैरान होकर पूछती है, मतलब तुम जल्दी अपने घर जा सकोगे? फिर वो सोचते हुए बोलती है, वैसे तुम्हारे वर्ल्ड में खुद का कोई डायमेंशनल की नहीं है? वो गंभीर होकर जवाब देता है, लेकिन फिलहाल उस तरफ से डायमेंशनल गेट ओपन करना पॉसिबल नहीं है। 15 साल पहले सब कुछ उस घटिया मेज की वजह से हुआ। वेस्टर्न हंटर, उसी ने ब्लू स्टार से जुड़े सारे डायमेंशनल गेट सील कर दिए थे। मल्टी डायमेंशनल की को 5 टुकड़ों में बांट दिया गया और उन्हें अलग अलग जगहों पर सील कर दिया गया। जैसे ही हम ये सारे फ्रैगमेंट्स इकट्ठा कर लेंगे और सील हटेगा, डायमेंशनल गेट फिर से खुलेगा। तब हम मेरे होमलैंड फेरीलैंड जा सकेंगे। हम सेक्रेड वर्ल्ड ट्री तक पहुंचेंगे। वहां एक रिवॉर्ड मिलेगा जो CTRL+ गे जैसा है। अगर तुम उसे अब्सॉर्ब कर लोगे तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। वो लड़की कुछ सोचकर पूछती है, साउंड्स गुड, लेकिन क्या ये सच में CTRL की जैसा ही है? जब मैंने पहली बार तुम्हारा स्किल देखा था मैं भी शॉक थी।
तुम्हें नहीं लगता मैं नहीं जानती तुम असल में क्या चाहते हो? वो गहरी नजरों से उसे देखती है। तुम्हारा होमलैंड, एल्व्स का देश, उसका वर्ल्ड ट्री सैकड़ों साल पहले ही कंटामिनेट हो चुका है। अब उसे डार्क ट्री कहा जाता है। और सबसे बुरी बात यह है कि वो अब पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन के करीब है। 15 साल पहले जब वो भयानक डिजास्टर हुआ था, तब पहली बार ब्लू स्टार और एल्व्स की डायमेंशन आपस में ओवरलैप हुई थी। तुम लोग कंटामिनेशन का सोर्स ब्लू स्टार में ट्रांसफर करना चाहते थे, बट वेस्टर्न हंटर ने तुम्हें रोक दिया था। वो सख्ती से पूछती है, अब तुम क्या चाहते हो? एल्व्स फिर से वही प्लान दोहराना चाहते हैं? क्या तुम मुझे यूज कर रहे हो अपने मकसद के लिए? एल्फ आदमी एकदम नर्वस हो गया। उसकी पेशानी पर पसीना छलक आया। वो कुछ बहाने बनाने ही वाला था कि सफेद बालों वाला आदमी एकदम ठंडे स्वर में बोला, सच कहूं तो मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस तुम्हें यूज कर रहा हूं ताकि और मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड्स ओपन कर सकूं और ज्यादा स्किल्स अब्सॉर्ब कर सकूं। मैं ट्रांसेंडेंस जैसा बनना चाहता हूं। इस दुनिया के साथ क्या होगा मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सुनते ही एल्फ आदमी बुरी तरह पैनिक हो गया। नहीं मिस्टर माइकल, आप अभी नहीं जा सकते। आप स्टार स्टेडियम गिल्ड के लीडर हैं। अगर आपने बिना प्रॉपर रीजन के लीव लिया तो सबका ध्यान आपकी तरफ जाएगा। माइकल ने शांत स्वर में कहा, मैंने ये पॉसिबिलिटी ऑलरेडी कंसिडर कर ली है। मैंने लूकस को ऑर्डर दे दिया है कि प्लान बी एग्जीक्यूट करे। जैसे ही प्रिपरेशन कंप्लीट होगा, मेरे पास एक वैलिड रीजन होगा फ्रीली एक्ट करने का। मीनवाइल जापान में फॉरेस्ट ऑफ डेथ नाम की एक हाई लेवल मेज में सोनो ने शिनोडा, सत्तोरू और मॉल को साथ लाया था ताकि वो इस मजे को कॉन्कर कर सकें। नल लेवल 90 एक मॉन्स्टर जो फेरी और वुल्फ का फ्यूजन है। इंडिविजुअली ये ज्यादा पावरफुल नहीं होते, लेकिन ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और यूजुअली ग्रुप में आते हैं, इसलिए ये काफी डेंजरस हैं। सट्टोरू ने घबराते हुए पूछा, सोनो क्या ये ज्यादा नहीं हो गया? हम बस 3 लोग हैं। सोनो हंसते हुए बोला, हम इतनी आसानी से पीछे कैसे हट सकते हैं? ये ग्राइंडिंग के लिए बेस्ट जगह है। फिर उसने नजदीकी मॉन्स्टर्स को प्रोवोक करना शुरू किया। क्या सोच रहे हो? अटैक करो मुझे। ये सुनते ही वो सारे मॉन्स्टर्स गुस्से में आ गए। सट्टोरू ऑलमोस्ट रोने ही वाला था। सोनो सेनपाई, आप कर क्या रहे हो? अगले ही सेकंड सारे मॉन्स्टर्स उनकी तरफ दौड़ पड़े। CTRL+5 गार्गोयल कोर का यूज करके एक गार्गोयल जनरेट करो। सोनो ने कमांड दी और स्किल बार बार यूज करने लगा। अचानक उसने एक पूरी गार्गोयल आर्मी समन कर दी जो सीधे मॉन्स्टर्स की तरफ चार्ज कर गई। शिनोडा, सट्टोरू और मॉल दंग रह गए। सेनपाई के पास इतने सारे कोर्स कैसे हैं? मॉल ने कहा, लेट्स जस्ट एंजॉय दिस परफॉर्मेंस। शिनोडा हैरानी से बोला, वो आखिर कौन सा स्किल यूज कर रहा है? ये इतना कुछ कैसे समन कर पा रहा है? देखते ही देखते गार्गोयल आर्मी ने ऐसा हमला किया कि एक साथ कई मॉन्स्टर्स हवा में उड़ गए। सत्तोरू बोला, ये सारे तो किसी डिलिंक्वेंट गैंग जैसे लग रहे हैं। शिनोडा बोला, मेरी छोटी स्टोन को इनसे कुछ नहीं सीखना चाहिए। बैटल बहुत जल्दी खत्म हो गई। सोनो नीचे झुककर गार्गोयल को प्यार से थपथपाने लगा। गुड जॉब, तुमने बहुत अच्छा किया। फिर उसने उन्हें रिकॉल किया और अपना सिस्टम इन्वेंट्री चेक किया। मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि गार्गोयल स्क्वाड बना सकूं। चलो छोड़ो, सोचना ही नहीं है अब वक्त है जाने का। एक मर्सिडीज जी क्लास तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। अरीटा सैरा, तुम्हारे पास कार होगी ये तो सोचा ही नहीं था। हाँ, ये मेरे पापा ने बर्थडे गिफ्ट में दी है। सोनो सोचने लगा, मैं तो भूल ही गया था कि ये लड़का ग्रेट सेज गिल्ड का प्रिंस है। हम जल्दी ही हंटर एसोसिएशन के इंटेरोगेशन रूम पहुंचने वाले हैं। इंटेरोगेशन रूम में सिर्फ अरिता सारा चुपचाप बैठी थी। उसे खाए हुए 3 दिन हो चुके थे। जो भी पूछा जाता वो बस चुप रहती, बस एक ही बात कहती, मैं उससे मिलना चाहती हूं। सोनो के आने से पहले अधिकारी बात कर रहे थे। क्या हमारी बातचीत प्राइवेट रखी जा सकती है? माफ करना, एक ऑफिसर बोला, इस इन्वेस्टिगेशन की नेचर को देखते हुए हम तुम्हारी रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर सकते। तो फिर मुझे बाद में CTRL+ यूज करके इसे अंडू करना होगा। सोनो ने अंदर आकर पानी का एक ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। प्यास लगी है ना? पहले पानी पी लो, फिर बात करेंगे। अरिता ने एक नजर सोनो पर डाली, फिर ग्लास उठाकर पूरा पानी पी लिया। तुम जानना चाहते हो मेरा स्किल क्या है? वो बोली, कोई सीक्रेट नहीं है। मेरा स्किल है इन्फिनिट माना जनरेशन। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात कंफर्म करनी है। तुम्हारे पास वो एबिलिटी है ना -CTRL+, जिससे सब कुछ रिस्टोर किया जा सकता है? हाँ, सोनो ने कहा, एक कर्स्ड एबिलिटी है। अरिता बोली, मुझे पता था कि मैं अकेली नहीं हूं जो कर्स्ड हूं। सोनो सोचने लगा, माइनस को, तो इसका मतलब मैं इसका स्किल कॉपी और पेस्ट कर सकता हूं और फ्यूचर में किसी भी CTRL स्किल को भी। उनकी कॉन्वर्जेशन सुनकर बाहर खड़े लोग शॉक थे। रेस्टोरेशन, कर्स, CTRL+, ये किस चीज की बात हो रही है? क्या ऐसे स्किल्स वाकई एग्जिस्ट करते हैं? उस लड़की का स्किल हीलिंग नहीं है, रेस्टोरेशन है। तभी तो टेलिशा ड्रैगन सॉर्ड की ड्यूरेबिलिटी रिकवर हो गई थी। अरिता की आवाज में दर्द था। मेरे पेरेंट्स कोमा में हैं। मुझे उन्हें रिस्टोर करने के लिए मैसिव माना चाहिए और वो सिर्फ तुम दे सकते हो। प्लीज मेरी मदद करो। ठीक है, सोनो बोला, जितनी माना चाहिए मैं दूंगा।
लेकिन बदले में मुझे भी तुम्हारी मदद चाहिए। उसने अरीता की हैंडकफ्स पर हाथ रखा। बाहर खड़े सभी लोग हैरान थे, माइनस सोनो क्या करने वाला है। अगले ही पल एक एक्सप्लोजन जैसी साउंड आई, माइनस CTRL+C, कॉपी टारगेट स्किल, CTRL+। लेकिन अचानक सिस्टम ने प्रॉम्प्ट दिया, माइनस कॉपिंग नॉट पॉसिबल। सोनो हैरान रह गया, माइनस ऐसा क्यों हुआ? मुझे लगा था शायद कुछ स्किल्स कॉपी नहीं होते, पर आज ही सामने आ जाएगा, ये सोचा नहीं था। कितनी अनलकी फीलिंग हो रही है आज। अरिता ने देखा कि वो उसका हाथ कसकर पकड़े हुए है। माइनस तुम कर क्या रहे हो? सोनो को होश आया और उसने फौरन उसका हाथ छोड़ दिया। तभी एक रेड डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर पॉपअप हुआ, माइनस CTRL+C special skills cannot be copied, but if you eliminate the target, you can absorb it. Meeting this condition allows you to copy the skill normally. नरेशन। इतना क्रूल रूल देखकर सोनो पूरी तरह से टूट गया। मैं किसी को मारकर उसका स्किल नहीं ले सकता। कोई और रास्ता नहीं है क्या? या फिर तब तक वेट करूं जब तक वो नेचुरल डेथ से मर जाए? बाहर खड़े लोग अब भी कंफ्यूज थे कि अंदर क्या चल रहा है। नाना से रहा नहीं गया, माइनस अंदर सब ठीक है ना? सॉरी, सोनो बोला, बस थोड़ा सोच में खो गया था। सब कुछ स्मूथ चल रहा है। छोड़ो, वो मन ही मन सोचने लगा, पहले उसके पेरेंट्स को जगाने में हेल्प करता हूं ताकि उसका ट्रस्ट मिल जाए। शायद बाद में कोई और रास्ता मिल जाए। नहीं मिला तो भी उसके साथ मिलकर काम कर सकता हूं। उसी दोपहर हंटर सेंटर हॉस्पिटल। सभी वहां पहुंचे। ग्रेट डिजास्टर के दौरान मिस्टीरियस क्रीचर्स ने हमला किया था, जिसकी वजह से कई लोग माना पॉइजनिंग के शिकार हो गए थे। ये हॉस्पिटल ही अकेला था जो ऐसे पेशेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा था। तो क्या इसी वजह से वो कुरोसाकी से कोऑपरेट करना चाहता था? उसे ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे। वैसे कुरोसाकी भी यहीं ट्रीटमेंट ले रहा है ना? हाँ, वो अंडरग्राउंड फैसिलिटी में है। जैसे ही वो होश में आएगा, उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रिजन ले जाया जाएगा। उसी वक्त एक आदमी मॉल के पास से गुजरा। ये यहां क्या कर रहा है? वो था लूकस, जो CTRL+ यूज करता है। नरेशन। सीन शिफ्ट हुआ, लूकस अंडरग्राउंड फैसिलिटी में पहुंचा। 2 गार्ड्स तुरंत उसे रोकने आगे बढ़े, माइनस ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, बिना परमिशन के एंट्री मना है। लूकस ने कॉन्फिडेंटली एक छोटा सा कार्ड निकाला, आप दोनों का हार्डवर्क के लिए थैंक यू, ये मेरा परमिट है। लेकिन उस कार्ड पर जो लिखा था वो था CTRL+PSF। अगले ही सेकंड उस टेक्स्ट में बदलाव होने लगा। ब्लैक एनर्जी का एक झुंड कार्ड से निकलकर दोनों गार्ड्स पर टूट पड़ा। कुछ ही देर में वो एनर्जी उन्हें पूरी तरह से निगल गई। ब्लैक एनर्जी के बैप्टिज्म के बाद दोनों गार्ड्स एकदम माइंडलेस पपेट्स बन चुके थे। लूकस सीधा अंदर गया और कुरोसाकी के सामने पहुंचा। फिर उसने एक अजीब सा ऑर्ब निकाला। उसकी सरफेस पर पर्पल लीव्स लिपटी हुई थीं और उससे लगातार ब्लैक एनर्जी निकल रही थी। लूकस, एक काम है जो सिर्फ तुम कर सकते हो, एक गंभीर आवाज आई। अगर ब्लड टावर गिल्ड फेल हो जाए तो मैं चाहता हूं कि तुम इसे पूरे सिटी सी में फैलाओ। लूकस ने उस चीज को देखा और उसके अंदर से घिन की एक लहर उठी। वो तुरंत पीछे हट गया। ये फल मेरे होमलैंड से लाया गया है, एक कंटामिनेटेड वर्ल्ड ट्री का फल। इसे एक बैरियर की तरह यूज करके सबस्पेस खोला जा सकता है। शायद तुम सबस्पेस को नहीं जानते, चलो मैं दिखाता हूं। लूकस की आंखों के सामने जो सीन आया उसने उसे दहशत से भर दिया। एल्फमैन का फ्रूट एक्टिवेट हो चुका था। ऊपर की स्पेस फट गई थी और वहां से एक भयानक जायंट बीस्ट दिखाई दे रहा था। वापस प्रेजेंट में लूकस उस पर्पल फ्रूट को देख रहा था। यह आदमी पूरी सिटी को नर्क में बदलना चाहता है। डैम इट, मुझे पहले लोगों को बचाना होगा। ये मेरे परिवार से बहुत जुड़ा हुआ है। अब पीछे हटने का टाइम नहीं है। हॉस्पिटल के ऊपर के कमरे में अरिता सारा के पेरेंट्स पूरी तरह रिकवर हो चुके थे। ये इमोशनल सीन देखकर शिनोडा स्टोरू की आंखों में आंसू आ गए। नाना उस मिराकुलस स्किल को देख रही थी और उसके मन में नए ख्याल आने लगे। रेस्टोरेशन क्या वाकई स्ट्रॉन्गेस्ट हीलर से भी ज्यादा पावरफुल है? मुझे इस लड़की को एसोसिएशन में रखने का तरीका ढूंढना होगा। वैसे मॉल गया कहां? हॉस्पिटल कॉरिडोर में लूकस ने अब तक कुरोसाकी को जगा लिया था और उसे बाहर ले आया था। तभी लूकस के सामने एक सिस्टम डायलॉग बॉक्स पॉपअप हुआ, डिटेक्टेड अ CTRL स्किल यूजर नियर बाय। ये खबर सुनकर कुरोसाकी हैरान रह गया। क्या सारा अपने पेरेंट्स से मिलने आई है या फिर वो लड़का भी साथ है? उसी वक्त मॉल पीछे से वहां आ गया। लुकास, वाकई तुम ही हो? मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। और कुरोसाकी, तुम सच में जाग चुके हो। सोनो, क्या तुम कुरोसाकी के लिए यहां आए हो? मॉल ने ताना मारा। सेलिब्रिटी स्टेडियम गिल्ड के पालतू कुत्ते, सुना है तुमने हंटर एसोसिएशन छोड़ दिया है। अब यहां क्या कर रहे हो? अगर तुम उसकी मदद कर रहे हो भागने में तो अब तुम भी उसके अकॉम्प्लिस हो। मॉल ने अपना वेपन निकाल लिया। तुम आज भी वैसे ही रेकलेस हो। सोनो बोला, क्या तुम भूल गए कि यह हॉस्पिटल है? मुझे इससे निपटने दो। इसे सबक सिखाता हूं कि कुछ भी करने की छूट नहीं है। तभी सोनो अचानक मॉल के पीछे शैडो मूवमेंट से आ गया। मैं भी यहां हूं। मॉल गुस्से में चिल्लाया, कमीने, ये मेरा स्किल है। इसी वक्त लूकस के पास सिस्टम ने एक और प्रॉम्प्ट दिया, डिस्कवर्ड यूजर्स ऑफ CTRL+E और CTRL+5 टारगेट सामने है। आई फाइनली फाउंड यू, CTRL+। डैम, लूकास ने सोचा, एक के बाद एक प्रॉब्लम। पहले कुरोसाकी, अब एक इंटरनेशनल क्रिमिनल भी आ गया है।
न्यूकमर के हाथ में जो वेपन था उसे देखकर दोनों चौंक गए। विचेस ब्लेड। आज का दिन सच में बुरा है, जहां जाता हूं वहीं ओवरटाइम मिल रहा है। नाना को हथियार लिए देखकर आसपास के लोग भी खिंचाए। अरे ये तो हंटर नाना है ना, हॉस्पिटल में वेपन लेके क्यों घूम रहा है? देखो ये हॉस्पिटल है क्या, हम शांति से कुछ हल नहीं कर सकते? तभी नासी ने 2 मना सप्रेशन हैंडकफ्स निकाले। अगर तुम लोग ये कफ्स पहन लो तो मैं खुशी से बात करने को तैयार हूं। लगता है बात करने की कोई गुंजाइश नहीं बची, कुरासाकी बोला। फिर उसने पास में खड़े एक आदमी को पकड़ लिया। समझ नहीं आया, यहां मौजूद हर एक इंसान अब मेरा हॉस्टेज है, अब बात कर सकते हैं क्या? लेकिन अगले ही सेकंड जो हुआ वो शॉकिंग था। नासा ने एक जबरदस्त किक मारी। कुरासाकी जोर से दीवार से टकराया और मुंह से बहुत सारा खून बाहर आया। ये देखकर लूकस के शरीर में ठंडी सिहरन दौड़ गई। पेज 33। अटैक इतना तेज था मैं ठीक से देख भी नहीं पाया। लूकस के चेहरे पर चिंता थी। नास ने कहा, लूकस तुम कुरासाकी जैसे तो नहीं हो ना, क्या हम शांति से इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं? लूकस ने अनकॉन्शियस पड़े कुरासाकी की तरफ देखा। क्या मुझे उस चीज का यूज करना चाहिए? लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि तुम लोगों ने मुझे ही क्यों चुना। ये डार्क मैजिक पावर है जो कंटैमिनेटेड वर्ल्ड ट्री से आई है। नॉर्मल लोग इससे जहर जैसे इफेक्ट से मर सकते हैं, लेकिन तुम अलग हो, है ना? तुम ब्लड टावर गिल्ड के लीडर जैसे हो। तो तुम कहना चाहते हो कि कुरासाकी भी, हाँ, वो भी अपने स्किल्स ऑपरेट करने के लिए डार्क मैजिक पावर यूज करता है। यूज करो, इसे अपनी डार्क मैजिक पावर इंजेक्ट करो और इन वर्ल्ड ट्री फ्रूट्स को ब्लूम करने दो। लूकस ने गहरी सांस ली। माफ करना, मैं भी कुरासाकी जैसा ही हूं। मैं तुम्हारे साथ पीसफुली कुछ रिजॉल्व नहीं कर सकता। उसने अपनी स्पेस से एक तलवार निकाली। मैं जो भी करना पड़े करूंगा, लेकिन इसे लेकर जाऊंगा। ये तो प्रेयर सॉर्ड है। लूकस कंट्री वाइज होली नाइट फैमिली का मेंबर है। भी उनके परिवार की ये तलवार कई जनरेशन से चली आ रही है। कहा जाता है कि ये दुनिया की इकलौती होली सोर्ड है जो शिष्या ड्रैगन सोर्ड के लेवल की है, लेकिन ये लेवल या एट्रीब्यूट्स नहीं बढ़ाती। इसका नाम है हेरेटिक इंक्विजिटर। ये किसी भी हेरेटिकल स्किल या वेपन को एलिमिनेट कर सकती है। हंटर नास ने कर्स्ड स्वॉर्ड से हमला किया क्योंकि वो ब्लेड भी हेरेटिकल मानी गई थी। सोनो अचानक परेशान हो उठा और मदद के लिए आगे आया। मैं ठीक हूं, चिंता मत करो, बस क्वींस ब्लेड पर थोड़ा सा कट आया है। अब मेरी बारी है। कहते हुए नास ने अपनी तलवार उठाई और वार किया, लेकिन लूकस ने आसानी से डॉज कर लिया। लगता है हॉस्पिटल की वजह से तुम अपनी फुल परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। तुम मुझे बिना स्किल्स के हरा नहीं सकते। लेकिन अगले सेकंड ही लूकस की गलती साबित हो गई। उसकी टाई कट गई। नास के नेक्स्ट वेव ऑफ अटैक शुरू हो चुके थे। एक सोर्ड लूकस के सीने पर लगी। उस वार की ताकत बहुत ज्यादा थी। लूकस कई मीटर पीछे जा गिरा और खून उगलने लगा। इस अटैक ने तो जैसे अंदर से मुझे तोड़ दिया। लगता है होली सोर्ड हमारे स्ट्रेंथ डिफरेंस को कवर नहीं कर सकती। क्या ये वही ताकत है जो दुनिया के 10वें नंबर के हंटर के पास होती है? मैं सच में हॉस्पिटल में अपना स्किल यूज नहीं करना चाहता, लेकिन अब तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। तभी कुरासाकी की आवाज आई, कमीना। वो बेहोशी से उठ चुका था। उसके हाथ में था वो कंटैमिनेटेड वर्ल्ड ट्री फ्रूट जो अब पूरी तरह ब्लूम हो चुका था। अगर तुम इस हॉस्पिटल को इतना प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। उसने फ्रूट को जमीन में धसा दिया। रुको, ये हॉस्पिटल है। एनीवे, तुम्हें इसे सिटी सी के की लोकेशंस पर लगाना था, तो एक हॉस्पिटल में भी सही। जैसे ही डार्क मैजिक पावर बाहर निकलनी शुरू हुई, आसपास सब कुछ तेजी से करोड़ होने लगा। ये डार्क मैजिक पावर है जो सिर्फ डार्क स्किल्स रखने वालों के पास होती है, लेकिन इतनी ज्यादा। इस रेट पर तो पूरा हॉस्पिटल माना पॉइजनिंग का शिकार हो जाएगा। डैम इट। सोनो ने तुरंत शैडो मूवमेंट यूज किया। वो एक पल में कुरासाकी के पीछे पहुंच गया और उसे स्पाइडर सिल्क से बांध दिया। बहुत लेट हो गया, अब इसे रोका नहीं जा सकता। वर्ल्ड ट्री फ्रूट एक सेकंड में फ्लावर बना और अगले ही सेकंड में अनकंट्रोलेबल तरीके से फैलने लगा। सबको पीछे हटना पड़ा। उसके मोटे ब्रांचेस हॉस्पिटल के हर कोने में रैम्पेज करने लगे। कुछ ही पलों में वो एक छोटा वर्ल्ड ट्री बन गया जिससे पूरा हॉस्पिटल छेदों से भर गया। हॉस्पिटल में मौजूद आम लोग अब क्राइसिस में थे। सोनो और बाकी लोगों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। तुम ठीक हो? प्लीज जल्दी से बाकी लोगों के साथ इवैक्यूएट करो। जो पेशेंट्स खुद चल सकते थे उन्हें निकालना आसान था, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो मूव नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग रेस्क्यू में हेल्प कर रहे थे, लेकिन अब हॉस्पिटल पूरी तरह से डेमोनिक एनर्जी से भर गया था। अब एक ही रास्ता बचा है, हॉस्पिटल को रिस्टोर करना। ये सोचते ही सोनो ने फिर से शैडो मूवमेंट एक्टिवेट किया और तुरंत सर्च में निकल पड़ा। शिनोडा सट्टोरू से उसे पता चला कि अरीता सारा का रूम दरअसल सेफ था। दोनों उस रूम तक पहुंचे, लेकिन एंट्रेंस पर मोटी बर्फ की दीवार थी। टर्न्स आउट एरीज ने रूम की रक्षा के लिए आइस बैरियर मैजिक डाला था, लेकिन वो डिमोनिक एनर्जी को रोक नहीं पाया। जैसे ही आइस वॉल टूटी, सोनो और बाकी तुरंत अंदर घुस गए और सीधे अरीता सारा के सामने पहुंचे। पूरे हॉस्पिटल को उस दुश्मन ने तबाह कर दिया है, सोनो बोला, एक पेड़ के जरिए जिससे मैसिव डिमोनिक एनर्जी फैली है। सबसे तेज सोल्यूशन जो मैं सोच पा रहा हूं, तुम्हारा स्किल यूज करके सब कुछ रिस्टोर करना होगा।
ये सुनकर अरीता ने बिना सोचे सहमति दे दी। तुम्हारे इन्फिनिट माना के साथ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, सभी लोग उस जायंट ट्री के सामने खड़े थे। ये ट्री तो मैंने इमेजिन से भी ज्यादा बड़ा है, ये आया कहाँ से? ये कुरासाकी का काम है, किसी ने कहा, वो भाग गया और इस चीज को छोड़ गया। सब हैरान रह गए। अरीता गुस्से में थी, उसे पता था कि मेरे पेरेंट्स अभी भी हॉस्पिटल में हैं, फिर भी उसने ये किया। उसे मेरी फैमिली की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तो चलो शुरू करें, सोनो बोला। उसने अरीता को अपनी तरफ से मैसिव माना ट्रांसफर करना शुरू किया। अरीता ने हाथ पेड़ के तने पर रखा और अपना स्किल एक्टिवेट किया, लेकिन उसी पल पेड़ को जैसे खतरे का एहसास हुआ। उसने अपनी सभी जड़ें वापस खींचनी शुरू कर दी। जल्द ही हॉस्पिटल में फैली सारी रूट्स वापस ट्री के अंदर चली गईं और एक बड़ी सी बैरियर बन गई जिसने अरीता का रास्ता रोक दिया। पेड़ के ट्रंक पर एक विशाल ओपनिंग खुला, वहां से भयानक डेमोनिक एनर्जी निकलने लगी और अरीता की तरफ हमला किया। ये देखकर सोनो बहुत घबरा गया, वो फौरन दौड़ पड़ा। CTRL PSPS5 जायंट किंग स्पाइडर सिल्क। सिल्क ने तुरंत एक दीवार बना दी जिससे अरीता को बचाया जा सके, लेकिन अगले ही सेकंड एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। सिल्क और डार्क एनर्जी दोनों हवा में उड़ गए। शिनोडा सटोरू भागकर सामने आया। सीनियर सोनो, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं, सोनो बोला। सारा बेहोश हो गई है और लगता है रेस्टोरेशन फेल हो गया है। हमें जल्दी सबको इवैक्यूएट करना होगा, वरना सब माना पॉइजनिंग से मर जाएंगे। शिनोडा सत्तोरू ने अरीता को गोद में उठाया और हॉस्पिटल के एग्जिट की तरफ दौड़ा। इस बीच सोनो ने पेड़ की तरफ इशारा करते हुए एरीज से पूछा, तुम्हें पता है ये चीज असल में है क्या? मेरी माँ के नोट्स के मुताबिक ये किसी दूसरे वर्ल्ड से आया है। एरीज बोला, हमारी डायमेंशन से बिल्कुल अलग एक डायमेंशन से। मुझे लगता है ये एक कंटामिनेटेड वर्ल्ड ट्री का फ्रूट है। इसका मकसद है कंटामिनेशन को सोर्स से निकालकर हमारी दुनिया में ट्रांसफर करना, और क्योंकि वर्ल्ड ट्री का मेन बॉडी किसी और डायमेंशन में है, इसे रिस्टोर करना मुमकिन नहीं होगा। ये फ्रूट्स बैरियर्स की तरह भी काम करते हैं, इसलिए ये इन्हें सिटी सी के अलग अलग हिस्सों में लगाएंगे। ये सुनकर सोनो हैरान रह गया। एक बहुत ही खतरनाक तबाही आने वाली है। 10 मिनट बाद हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर रेस्क्यू टीम ने बड़ी संख्या में घायल लोगों को इवैक्यूएट कर लिया था। मैजिक हंटर्स प्यूरिफिकेशन मैजिक से डिमोनिक एनर्जी को साफ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जितनी भी कोशिश की कुछ असर नहीं हुआ। हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट फुआ और तकुची सुयोशी भी वहां पहुंचे। प्रेसिडेंट फुआ ने सामने ट्री को देखा। यह वाकई एक कंटामिनेटेड वर्ल्ड ट्री है, किसी और डायमेंशन से इसे अपनी आंखों से देखकर भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है। तकुची चुयोशी बोला, इस इंसिडेंट की बड़ी जिम्मेदारी अब भी नासी पर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुरासाकी वर्ल्ड फेमस हंटर नासी से भाग सकता है। अगर लूकास भी इसमें शामिल है तो हमें इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन से एक्सप्लेनेशन मांगनी होगी। तभी जमीन अचानक जोर से हिलने लगी। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। एक हंटर भागता हुआ आया और प्रेसिडेंट फुआ को रिपोर्ट दी। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट आई है, वहां सेकेंड वर्ल्ड ट्री स्प्राउट हो चुका है। प्रेसिडेंट फुआ गुस्से से चिल्लाया, डैम इट, कुरासाकी ने फिर से इतनी जल्दी हमला कर दिया। अब पूरा शहर चौंक गया था। सिटी सी में 2 रहस्यमय विशाल पेड़ उग चुके थे जो लगातार ब्लैक डेमोनिक एनर्जी छोड़ रहे थे और जो किसी को भी इंस्टेंट माना पॉइजनिंग का शिकार बना सकते थे। जैसे ही वो गैस हवा में फैली, जिस किसी ने भी उसे इनहेल किया उसकी हालत खराब होने लगी। इसलिए वो दोनों विशाल पेड़ जहां खड़े थे उन्हें रिस्ट्रिक्टेड जोन्स घोषित कर दिया गया। आसपास के लोग तुरंत इवैक्यूएट करने लगे। सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ लग गई थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये दोनों पेड़ किसी और दुनिया के कंटामिनेटेड वर्ल्ड ट्रीज के फल से आए थे। उस काली डिमोनिक एनर्जी का सोर्स भी दूसरी दुनिया का वही वर्ल्ड ट्री था। इन दोनों पेड़ों को मीडियम्स बनाकर काली डिमोनिक एनर्जी लगातार ब्लू स्टार में ट्रांसमिट हो रही थी। ऐसी हालत में वो लोग हमें पकड़ ही नहीं सकते थे। वैसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने रूथलेस निकलोगे। आम लोगों पर ब्लैक मैजिक इस्तेमाल करके उनका ब्रेन वॉश कर दिया। जो लोग तुमसे कंटामिनेटेड हो जाते हैं वो तुम्हारे पपेट्स बन जाते हैं। ये सुनते ही लूकस का गुस्सा फूट पड़ा। शट अप, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। गुस्सा मत हो, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं। अब सब हमें ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं हमें कोई नहीं पकड़ सकता। मुझे यकीन है कोई सोच भी नहीं सकता कि हम एक पुलिस कार में छिपे होंगे। अब 3 और लोकेशन बची हैं, जल्दी करना होगा। इसी बीच हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स ऑफिस में सोनो और उसकी टीम काउंटर मेजर्स पर डिस्कशन कर रहे थे। तुम कह रहे हो कि ऐसे 2-3 और पेड़ उगेंगे और फिर पूरे शहर को घेर कर कोई बैरियर बना देंगे? हाँ, सोनो ने कहा, कम से कम मेरी माँ के नोट्स में तो ऐसा ही लिखा है। ऐसा ही एक पेड़ 15 साल पहले ग्रेट डिजास्टर में उगा था। ये कंटामिनेटेड ट्रीज एक साथ बैरियर और गेट दोनों होते हैं। वक्त आने पर बहुत सारे कंटामिनेटेड मॉन्स्टर्स प्रकट होंगे। क्या फिर से वही 15 साल पुरानी ग्रेट डिजास्टर की कहानी दोहराई जा रही है? मुझे याद है उस वक्त हमारी कार पर भी इसी पेड़ की जड़ों ने हमला किया था। पापा तेजी से कार चला रहे थे, मैं उनके साथ था। हम किसी तरह बचने की कोशिश कर रहे थे। डैम, क्या ये वही चीज है जिसकी पहले बात हो रही थी? कौन ऐसा करेगा शहर के बीचों बीच? पापा की पूरी कोशिशों के बावजूद जो कार वो मैक्स स्पीड से चला रहे थे उसकी बॉडी को पेड़ की जड़ों ने आर पार कर दिया। ये याद आते ही सोनो की गर्दन पर बना
वो कर्स्ड आवर ग्लास मार्क हल्की नीली रोशनी से चमक उठा। क्या इसका मेरी कर्ज से कोई लेना देना है? डैम इट, अगर वही मास्टरमाइंड है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब मुझे याद आ रहा है, उस वक्त भी शहर में ऐसा एक पेड़ था, लेकिन मैं उस समय डंजन राइट संभालने में लगा हुआ था, इसलिए ध्यान नहीं दे पाया। वो बैरियर बनाएंगे, दो दुनियाओं को जोड़ने वाला गेट खोलेंगे और शायद एक सबस्पेस भी एक्टिव कर देंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हैं सब कुछ। क्या उस सबस्पेस में कुछ खास है? कहीं वो डार्क सोल सबस्पेस तो नहीं है? सुना है कि उन डार्क सोल्स को केवल डिमोनिक एनर्जी से भरा एनवायरनमेंट चाहिए होता है, इसलिए ये लोग कंटामिनेटेड पेड़ों से उनके लिए बैरियर बना रहे हैं। अभी के हालात में सबस्पेस खुलने की पूरी संभावना है, लेकिन सबसे बुरा सिनारियो ये होगा कि किसी और डायमेंशनल वर्ल्ड का गेट भी खुल जाए। जब उन्होंने सबस्पेस का जिक्र किया तो सोनू के मन में एक ख्याल आया, अगर मैं इसे इन्फिनिट स्पेस में कॉपी कर लूं तो स्टोरेज स्पेस की समस्या हल हो जाएगी और मैं एक अनलिमिटेड गार्गोयल आर्मी बना सकूंगा। फिर तो मैं इनविंसिबल बन जाऊंगा। मुझे उस मास्टरमाइंड को पकड़ना ही होगा और सबस्पेस पाना ही होगा। तभी किसी ने डायमेंशनल कीज का जिक्र किया, लेकिन तकुची को इन सब पर यकीन नहीं था। तब सोनू ने अपने हाथ में मौजूद 2 डायमेंशनल फ्रैगमेंट्स निकाले। तकुची उन्हें देखकर चौंक गया, क्या ये वाकई डायमेंशनल की है? सोनू बोला, ये तो बस की के 2 टुकड़े हैं, इसे पूरा काम करने के लिए 5 फ्रैगमेंट्स इकट्ठा करने होंगे। मेरी माँ के नोट्स में लिखा है, एक बार कंट्री वाई में कंटामिनेटेड डिमेंशनल गेट खुल चुका है। अब जब फिर से कंटामिनेटेड ट्रीज और डिमेंशनल फ्रैगमेंट सामने आए हैं तो ये साफ है कि वही पुराने आउटसाइडर्स फिर से एक्टिव हो गए हैं। उनके पास भी फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं। तभी शियासाकी बोला, असल में हमारे गिल्ड के पास भी ऐसा एक टुकड़ा है। 1 घंटे बाद सब फ्यूचर गिल्ड के अंडरग्राउंड वॉल्ट में पहुंचे। ये वॉल्ट का दरवाजा तो बहुत ही... मास्टर शियासाकी, ये डिमेंशनल फ्रैगमेंट तुम्हें कहां से मिला? कहीं अंडरग्राउंड चैनल से तो नहीं खरीदा? ना कहीं ये नकली निकला? तो बहुत एम्बैरेसमेंट होगी। लेकिन सोनू को पूरा यकीन था कि अंदर एक डिमेंशनल फ्रैगमेंट है, क्योंकि फ्रैगमेंट्स एक दूसरे के साथ रेजोनेट करते हैं। जैसे ही दरवाजा धीरे धीरे खुला, अंदर का नजारा सबके सामने आ गया। एक बहुत बड़ी स्पेस के बीचों बीच सिर्फ एक चीज रखी हुई थी, डिमेंशनल फ्रैगमेंट नंबर 4। उसे एक बैरियर में रखा गया था, क्योंकि फ्रैगमेंट्स के दोबारा मर्ज होने पर क्या होगा ये किसी को नहीं पता था। अंदर सिर्फ सोनू और शिरोआकी गए। इस डिसीजन से ताकुची तसुयोशी को बहुत गुस्सा आया। अगर तुम किसी अजीब डायमेंशन को एक्सीडेंटली खोल दोगे तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। दरवाजा बंद होते ही सोनू और शिरोआकी फ्रैगमेंट के सामने पहुंचे। तुम बता सकते हो ये फ्रैगमेंट तुम्हें कहां से मिला? शिरोआकी ने पूछा। सोनू ने जवाब दिया, बकवास बंद करो, काम पर लगो। जैसे ही फ्रैगमेंट्स मर्ज हों तुरंत मेरे बैरियर में आ जाना। इतनी सावधानी की जरूरत नहीं है, सोनू बोला। मैं पहले भी मर्ज कर चुका हूं और मैं मूवमेंट स्किल से तुरंत भाग सकता हूं। जैसे ही सोनू ने फ्रैगमेंट को छुआ, उसके चारों ओर का बैरियर अचानक टूट गया। डिमेंशनल फ्रैगमेंट से तेज चमक निकली। ये क्या हो रहा है? फिर एक जोरदार एक्सप्लोजन की आवाज आई। सौभाग्य से सोनू ने टाइम पर टेलीपोर्ट कर लिया, वरना उसका काम तमाम था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि फ्रैगमेंट अपने आप स्पेस से बाहर आके खुद ही मर्ज कर लेगा। सिर्फ तीसरे फ्रैगमेंट के मर्ज से इतनी ताकत, तो चौथे से क्या होगा? उधर शिरोआकी ने जब सोनू की टेलीपोर्टेशन स्किल देखी तो वो बुरी तरह गुस्से में आ गया। तुम हो कौन आखिर? मैं सीनो हूं, तुम्हें क्या हो गया है? सोनू ने कहा। अगले ही पल शिरोकी ने सोनू का गला पकड़ लिया। तुम हाईएस्ट लेवल की फॉरवर्ड मूवमेंट स्किल कैसे यूज कर सकते हो? बिना डार्क मैजिक पावर के डार्क स्किल्स कैसे चला रहे हो? शिट, अब मैं ये कैसे एक्सप्लेन करूं? क्या मुझे अपना सीक्रेट बता देना चाहिए? सोनू मनी मन सोच रहा था। मैं डार्क मैजिक पावर यूज नहीं कर सकता, सोनू ने जल्दी से कहा। लेकिन शिरोकी को उस पर भरोसा नहीं हुआ। उसने अपना स्टाफ उठाया और ब्लैक लाइटनिंग कास्ट कर दी। शिट, मेरी शैडो मूवमेंट एक्टिवेट क्यों नहीं हो रही? तुम्हारी स्किल काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि ब्लैक लाइटनिंग ही इकलौती स्किल है जो शैडो मूवमेंट को रोक सकती है। शिरोआकी बोला, मैं शुरू से ही तुम पर शक कर रहा था। बताओ कौन हो तुम? स्नो माउंटेन में तुम और कुरासाकी के बीच क्या हुआ था? क्या ये सब तुम्हारी प्लानिंग का हिस्सा है? शिट, अब मैं अकेला क्यों आया? इसके साथ अब कोई ऑप्शन नहीं है। CTRL जायंट किंग स्पाइडर सिल्क। अचानक अनगिनत सिल्क थ्रेड्स निकली और शियासाकी को चारों ओर से लपेटकर एक बॉल बना दिया। लेकिन अगले ही पल उस बॉल के अंदर कुछ हुआ। बैंग, एक बड़ा धमाका हुआ। शिरोआकी फिर से उसके सामने आ गया। अगर सच सच नहीं बताया तो यहीं मर जाओगे। क्या ये मुझे सच में मार डालेगा? ये इतना गुस्से में क्यों है? सोनू के मन में डर साफ दिख रहा था। अब शिरोआकी पूरी तरह से डार्क मोड में जा चुका था और अपनी फुल पावर यूज करने को तैयार था। इस हालत में सोनू के पास अब एक ही रास्ता बचा था। उसने तुरंत सिस्टम पैनल समन किया और 2 हाईएस्ट क्वालिटी पोशंस निकाली। इफेक्ट 95 डैमेज हील करता है। एक साथ 2 नहीं यूज कर सकते। अगर टारगेट ऑलरेडी डेड है तो कोई इफेक्ट नहीं। उसी समय शिरोआकी का अटैक शुरू हो चुका था। अनगिनत ब्लैक लाइटनिंग बोल्ट्स सोनू की तरफ बढ़ रहे थे। सोनू अब बेहद एंग्शियस हो गया। उसकी हेल्थ लगातार गिर रही थी। CTL5 हेल्थ बिलो 25 एक्टिवेट करिशिया ड्रैगन सोर्ड स्किल बजर्क मोड।
CTRL-5 इक्विपिया ड्रैगन सोर्ड। सोनो की ऑरा अचानक तेज हो गई और सारी ब्लैक लाइटनिंग को हवा में ही डिस्पेल कर दिया। तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया। उसने एक भारी तलवार से जबरदस्त स्ट्राइक मारा। शिट, ये क्या हुआ? एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ शिरवाकी घायल होकर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून बह रहा था। भाई, हम अपनी गिल्ड का नाम क्या रखें? सोनो ने पूछा। मैं चाहता हूं कि हमारी गिल्ड फ्यूचर में सबसे स्ट्रांग बने। फिर मुस्कुराकर बोला, हाउ अबाउट फ्यूचर गिल्ड? मुझे ये नाम बहुत पसंद है। हम इसे जरूर दुनिया का सबसे ताकतवर गिल्ड बनाएंगे। भाई, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे ताकतवर हंटर बनाऊंगा। दुनिया का सबसे ताकतवर हंटर, ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। 10 साल पहले उन्होंने नरक के राजा तक से लड़ने में कभी डर नहीं महसूस किया और आखिरकार उसे हरा दिया। लेकिन एक बार जब वो एक डंजन रेड की तैयारी कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि उनकी टीम में कोई अज्ञात इंसान घुस आया है। लेकिन शियासाकी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये डंजन बहुत फेमस है, यहाँ अजनबी लोगों का आना नॉर्मल है और वैसे भी हमारे पास तुम्हारी रिटर्न स्किल है, हम किसी भी खतरे से बाहर निकल सकते हैं। फिर भी नानी को चिंता हो रही थी। डंजन रेड के आखिरी पल में एक एक्सीडेंट हो गया। बैंडेज वाला आदमी सब पर अचानक हमला कर देता है। तू कर क्या रहा है, हरामी? ये डार्क मैजिक एडिक्शन टॉक्सिन है। हवा के संपर्क में आते ही लोगों की कॉन्शियसनेस धीरे धीरे कंटैमिनेट हो जाती है। कुछ ही समय में वो लोग लो लेवल मॉन्स्टर्स बन जाएंगे, गूल से भी बुरे। जल्दी से एंटीडोट दे, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। तुम्हें इस डंजन के फाइनल रिवॉर्ड के रूप में शैडो मूवमेंट स्किल मिला होगा, मुझे दे दो। मैं तुम्हारे भाई को बचाने का तरीका बता दूंगा, लेकिन बिना डार्क मैजिक पावर के उस स्किल का कोई यूज नहीं। मजबूरी में शिरोकी को वो स्किल देना पड़ा। कूपर कंट्री के पुराने फैमिली की एंसेस्ट्रल सोर्ड ग्लोरी क्यों? ताकि तू जिंदा रह सके और जहर का असर न हो। क्या तू मुझे एंटीडोट नहीं देगा, हरामी? ब्लैक मैजिक एडिक्शन का कोई एंटीडोट नहीं है, और हाँ, ये डंजन एक मूविंग डंजन है। रेड सक्सेस होने के बाद ये जगह कोलैप्स कर जाएगी। मतलब तू कभी हमें छोड़ने का इरादा ही नहीं रखता था, हरामी। गुड बाय लिटिल गाय। बैंडेज वाला आदमी चला गया और डंजन गिरने लगा। ये मुझे बॉस रूम में मिला था। मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन ये आम चीज नहीं लग रही। भाई, मैं अब तेरे साथ नहीं चल सकता। नोनी की रिटर्न स्किल एक्टिवेट होती है और अगले ही सेकंड में शिराकी अकेला गिल्ड ऑफिस में वापस आ जाता है। वो ग्रीफ से चीखता है, एनओ। अब वर्तमान में पिछले 10 सालों में मैंने हर डंजन तलाश लिया, लेकिन उस मूविंग डंजन का कोई सुराग नहीं मिला। मुझे पता है कि मेरे भाई के जिंदा होने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन अगर उसकी सिर्फ हड्डियां भी मिल जाएं तो भी मैं उसे वापस लाना चाहता हूं। अब समझ में आया इसे डंजन ओटाकू क्यों कहते हैं। अभी अभी केरिशा ड्रैगन स्वॉर्ड के इफेक्ट की वजह से यही वजह है कि मैं डार्क मैजिक पावर और डार्क स्किल्स की पढ़ाई करता हूं। मुझे इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन के रूल्स की कोई परवाह नहीं। ज्यादातर डार्क स्किल्स तो डिस्ट्रॉय कर दी गई थी और शैडो मूवमेंट तो बहुत ही रेयर है। अब शायद सिर्फ वही बैंडेज वाला आदमी यूज कर सकता है। तो तुम पूछना चाहते थे कि कुरासाकी और मैंने ये कैसे सीखा। ठीक है, मैं बता देता हूं। कोई जरूरत नहीं। तुमने केरेशिया ड्रैगन स्वॉर्ड यूज की थी ना? मुझे नहीं लगता एरीज ने वो तुम्हें दी होगी। मैं तुम्हारा स्किल थोड़ा समझता हूं। ये थेफ्ट जैसा है ना, जैसे तुमने शैडो मूवमेंट स्किल चुरा लिया था। माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। तो तुम सिर्फ वो हो जो थीफ टाइप स्किल्स यूज करता है। अगर माफ कर रहे हो तो थीफ शब्द तो हटा ही दो। जब डायमेंशनल की पूरी तरह से कलेक्ट हो जाएगी, मैं तुम्हारे साथ जुड़ना चाहता हूं। इसी समय दूसरी तरफ कुरासाकी ने एक और कंटामिनेटेड वर्ल्ड ट्री प्लांट कर दिया था। मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने के बाद सोनो और शियासाकी ट्रेजरी से बाहर निकले। सभी लोग जानना चाहते थे अंदर क्या हुआ, लेकिन सोनो ने एक बहाना बना दिया। अभी खबर मिली है, तीसरा कंटामिनेटेड वर्ल्ड ट्री सामने आ चुका है। इसकी लोकेशन देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कुरासाकी का अगला मूव क्या होगा। उससे पहले हमें जिंसा के पास हंटर्स इकट्ठा करने होंगे। बैरियर के साइज और लोकेशन को देखकर मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि सब स्पेस जिंसा में ही खुलेगा। अगर हम उसे चौथा वर्ल्ड ट्री बनाने से पहले रोक पाते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे वापस एसोसिएशन जाना होगा हंटर्स इकट्ठा करने। क्या तुम दोनों साथ चलना चाहोगे? नहीं, अभी हमें कुछ तैयारियां करनी है। इस बीच सभी लोग अलग अलग दिशा में अपने अपने काम पर निकल चुके थे। उसी वक्त यूरोप में कहीं माइकल समा और उसके गिल्ड मेंबर्स एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे। हमें अभी अभी कंट्री एच से सपोर्ट रिक्वेस्ट मिली है, एक मेंबर ने कहा, और जाहिर है उन्होंने कंट्री एम को भी नोटिफाई कर दिया होगा। माइकल ने जवाब दिया, अब समय आ गया है, सबस्पेस अब नॉर्मली खुलेगा, है ना? हाँ, सबस्पेस खुलना तय है, किसी ने भरोसे के साथ कहा। वो पूरी तरह से गॉब्लिन और हाफ ओवरसी मॉन्स्टर्स से भरा हुआ है। सिर्फ गॉब्लिन्स और हाफ ऑक्स, एक सदस्य ने हैरानी से कहा। क्या तुम कंट्री एच के हंटर्स को कमजोर समझ रहे हो? डोंट वरी, सब कुछ प्लान के हिसाब से है। अंडर एस्टिमेट मत करो। जब सिटी सी में सबस्पेस खुलेगा तो एक ह्यूज डीबफ होगा। इस बार हमें सक्सीड करना ही होगा। वो तो तय है, किसी ने गंभीरता से कहा। इसके बाद एक रहस्यमयी फेरीमैन वहां से निकल गया। दूसरी तरफ कंट्री एम के व्हाइट हाउस में क्या वो चीज सच में कंट्री एच में दिखाई दी है? एक अफसर ने पूछा।
हाँ, किसी ने जवाब दिया, ये पहली बार 15 साल पहले कंट्री वाई में दिखी थी। ये उसी डिमेंशन से आती हैं जहां डार्क सोल सबस्पेस है। ये हमारे लिए भी बेहद खतरनाक है। अगर दोनों वर्ल्ड्स के बीच डायरेक्ट पैसेज खुल गया तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने सुना है कि इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन ने सीधे सपोर्ट भेजा है। तभी पास खड़े सेक्रेटरी को फोन कॉल आया। कमांडर हंटर एसोसिएशन की तरफ से वीडियो कॉल है। अप्रूवल मिलते ही टीवी ऑन कर दिया गया। टीवी स्क्रीन पर एक ऑफिसर दिखाई दिया। मिस्टर कमांडर, हमें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। हालात कंट्रोल से बाहर जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रटलस्नेक गिल्ड का प्लेन कंट्री एच की तरफ बढ़ रहा है। क्या मतलब टर्नर वहां जा रहा है? कमांडर हैरान हो गया। टर्नर के पास गिल्ड का ज्यादातर इक्विपमेंट है। वो किसी भी वक्त एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह फट सकता है। उम्मीद है कि वो कोई बेवकूफी नहीं करेगा। ये अब सिर्फ कंट्री एच की प्रॉब्लम नहीं रह गई। सबसे बेस्ट हंटर्स की टीम चुनो और वहां भेजो। दृश्य अब तीसरे कंटामिनेटेड वर्ल्ड ट्री की तरफ शिफ्ट हुआ। लूकस एक रूफटॉप पर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, जैसा कुरसाकी ने कहा था, अब मैं भी उसी की तरह बन चुका हूं। हालांकि मैंने ये सब अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किया, लेकिन ये सब मेरी वजह से ही हुआ। ये सब उस दिन शुरू हुआ जब मुझे CTRL+F की स्किल मिली। अचानक ही मीडिया की लाखों खबरें लोगों की उम्मीदें और नफरत उसके दिमाग में भरने लगीं। वो मॉन्स्टर्स की कॉन्शियसनेस और उनकी मौत तक महसूस कर सकता था। एक हफ्ते तक वो ऑलमोस्ट बेहोश रहा, कुछ भी नहीं कर पाया। आखिरकार उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की ताकि CTRL+F का कर्स खत्म हो जाए। पर आयरनी ये थी कि उसी वक्त उसे इस कर्स को रोकने का तरीका मिल गया। उसके परिवार के पास एक खास ट्रेजर था, एंजल स्वॉर्ड, एक होली ब्लेड। जब तक वो ये स्वॉर्ड अपने पास रखता, CTRL+ का कर्स सप्रेस्ड रहता। धीरे धीरे वो इस कर्स की ताकत के साथ जीने की आदत डालने लगा। लेकिन फिर वो इंसिडेंट हुआ। कंट्री वाई में एक दूसरी डायमेंशन का गेट खुल गया। वेस्टर्न हंटर्स उसके घर आए और होली स्वॉर्ड उधार मांगा। उसके पिता ने उसे बचाने के लिए मना कर दिया। इस वजह से कंट्री वाई को ह्यूज लॉस झेलना पड़ा और कूपर फैमिली की पावर और स्टेटस खत्म हो गई। लूकस ने कर्स की पावर पर रिसर्च करना शुरू किया। जब हर तरीका फेल हो गया, उसने डार्क मैजिक से कंट्रोल करना सीखा। अगर मैं थोड़ी भी लापरवाही करता तो खुद पर से CTRL खो देता। इसलिए मैंने हमेशा होली स्वॉर्ड को अपने पास रखा। फिर मैं उन लोगों से मिला। उन्हीं की मदद से हमारा परिवार फिर से उठ सका, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। माइकल समा ने मुझे धमकाया कि मैं CTRL+F का इस्तेमाल करके सभी कर्स लोगों को ढूंढूं, फिर वो उन्हें मारकर उनकी पावर चुरा लेता। मैंने बहुत समय तक ये बहाना बनाया कि मैं अपने परिवार की रक्षा कर रहा हूं, लेकिन सच तो ये है कि मैं बस मौत से डरता हूं। मैं एक कायर हूं। अब जब हमें पता है कि CTRL+ किसके पास है, अगर ये पावर माइकल समा के हाथ लग गई तो कुछ भी हो सकता है। मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। इतना कहते ही लूकस ने होली स्वॉर्ड को सील कर दिया। अचानक कर्स्ड पावर फूट पड़ी। लूकस की कॉन्शियसनेस एक मिस्टीरियस स्पेस में पहुंच गई। कर्स की एबिलिटी एक्टिवेट हो चुकी थी। पिछले क्लूज को फॉलो करते हुए वो लगातार खोज कर रहा था। मिल गया, तुम्हारा लोकेशन मिल गया। CTRLP 10,000 मीटर ऊपर एक प्लेन आइलैंड नेशन की तरफ उड़ रहा था। और उस प्लेन में कौन बैठा था? टर्नर, जो दुनिया का नंबर 1 हंटर है, प्लेन में बैठा था। बॉस, अगर हमें आइलैंड नेशन जाना है तो इतनी परेशानियों के साथ प्लेन क्यों लेना पड़ रहा है? रिचर्ड ने पूछा। टर्नर ने उसे देखा और कहा, रिचर्ड, हमारी गिल्ड का मोटो भूल गए क्या? रिचर्ड बोला, ऑफ कोर्स, मैंने नहीं भूला। जैसे ही तुम अपनी गार्ड नीचे करते हो, डेंजर अचानक से सामने आ जाती है। टर्नर ने गंभीरता से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम अगली बार और ज्यादा केयरफुल रहो। 15 साल पहले जब वो बड़ा डिजास्टर हुआ था, तब मैं ऑलरेडी एक रैंक हंटर था। फिर भी मैं मरते मरते बचा और आखिर में वेस्टर्न हंटर्स ने मुझे बचाया था। वो आगे बोला, कुछ ही समय बाद एक ट्रांसेंडेंट बीइंग ने, जो दूसरी डिमेंशन से आया था, मुझे एक स्किल दी। उसी स्किल की वजह से मैं दुनिया का नंबर 1 हंटर बना। और जब वो डिजास्टर खत्म हुआ, तब सायोन ने मुझे ये चीज संभालने को दी थी। टर्नर ने अपनी जेब से एक ग्लोइंग गोल्डन मल्टी डिमेंशनल फ्रैगमेंट निकाला जिस पर नंबर 2 लिखा था। ये 15 सालों में पहली बार है जब ये रेजोनेट हुआ है। आखिर आइलैंड नेशन में हो क्या रहा है? मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। इसी बीच आइलैंड नेशन में जिंसा के ऊपर डेमोनिक एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। सारे हंटर्स वहां की तरफ भाग रहे थे। पोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा यहीं था और यहीं सबस्पेस खुलने वाला था। ग्रेट सेज गिल्ड हॉस्पिटल में मौजूद वर्ल्ड ट्री की रक्षा कर रहा था। गिल्ड मास्टर शिनोड शिरो ने वहां डार्क एनर्जी को CTRL करने के लिए मैजिक सर्कल्स इस्तेमाल किए। गिल्ड मास्टर टाकुची ने अपने गिल्ड मेंबर्स को अलग अलग इलाकों में सपोर्ट के लिए भेज दिया। वो खुद अकेले सेंट्रल जिंसा में बैठा सबस्पेस खुलने का इंतजार कर रहा था। बाकी छोटे गिल्ड्स लोगों को इवैक्यूएट करने का काम कर रहे थे। वैसे हंटर सोनो कहाँ गया? किसी ने पूछा। वो बोला, कुछ काम निपटाने हैं। जवाब मिला। सीन अब जिंसा के एक शॉपिंग मॉल में शिफ्ट होता है। सोनो की टीम के हर मेंबर के हाथों में कई बैग्स थे, यहां तक कि लिटिल स्टोन के पास भी एक बैकपैक था। तभी लूकस वहां पहुंचा अपने स्वॉर्ड के साथ। तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहां हैं? किसी ने पूछा। लूकस ने गुस्से में कहा, मुझे तुमसे ज्यादा बातें नहीं करनी। मैं यहां हंटर सोनो के लिए आया हूं।
लूकस के हाथ में होली स्वॉर्ड देखकर सोनो को वो कहानी याद आई जो शियासाकी ने उसे सुनाई थी। अगर मैं इस स्वॉर्ड को कॉपी कर पाऊं तो शायद मैं उस गंदी डार्क एनर्जी को प्यूरिफाई कर सकूं। ये सोचते ही सोनो अचानक गायब हो गया। अगले ही पल वो लूकस के पीछे प्रकट हुआ और होली स्वॉर्ड को छूने ही वाला था, लेकिन लूकस को पता चल गया। वो तुरंत पीछे हटा और बोला, ऐसे अजीब हरकतें मत करो, मुझे तुम्हारी सारी स्किल्स पहले से पता है, तुम्हारी कॉपिंग स्किल्स CTRL PLSC भी। ये सुनकर सोनो चौंक गया। उसे मेरे सीक्रेट के बारे में कैसे पता चला? फिर भी वो अनजान बनने का नाटक करता रहा। लूकस ने कोल्डली कहा, एक्टिंग करने से कुछ नहीं होगा मेरी फैमिली और मैं अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं इसके लिए। और जैसे ही अटैक शुरू हुआ, सोनो ने तुरंत अपनी शैडो मूवमेंट स्किल यूज की और फिर से लूकस के पीछे पहुंच गया। लेकिन लूकस की होली स्वॉर्ड डार्क स्किल्स की नेचुरल एनिमी थी। उसने तुरंत अपनी स्किल एक्टिवेट कर दी। होली स्वॉर्ड तेज रोशनी से चमकने लगी। मुसीबत है, सोनो ने सोचा, मैं शैडो मूवमेंट यूज नहीं कर सकता। ये इस स्वॉर्ड की खास एबिलिटी है, 10 मीटर रेडियस तक डार्कनेस को प्योरीफाई करना। लूकस ने कहा, अब देखते हैं तुम कहां भागते हो। सोनो बुदबुदाया, अब तो सिचुएशन खराब हो रही है, क्या मुझे किशिया ड्रैगन स्वॉर्ड यूज करनी चाहिए? लूकस बोला, तुम्हें पता है मैं बहुत टाइम से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं तुमने CTRL प्लस की स्किल को कैसे कंट्रोल किया। सोनो ने समझ लिया, अब समझ में आया, तुम भी कर्स्ड हो, तुम मुझे मारना चाहते हो और मेरी स्किल चुरा चाहते हो, तुम भी उसी कुरासाकी जैसे हो। यह सुनकर लूकस बुरी तरह गुस्से में आ गया और अपने स्वॉर्ड से सीधे हमला कर दिया। यह हमला इतनी तेजी से हुआ कि मैं भी चौंक गया और वो स्वॉर्ड सीधे मेरे बॉडी में घुस गया। लूकस को खुद यकीन नहीं हुआ कि यह इतना आसान था, लेकिन यह सब सोनो की प्लानिंग थी। फाइनली मैं इस होली स्वॉर्ड को छू पाया। CTRL प्लस होली स्वॉर्ड यूजर के साथ मर्ज हो रही है। सोनो ने स्वॉर्ड को कॉपी कर लिया था। उसने तुरंत एक हाई ग्रेड हीलिंग पोशन निकाली और पी ली। पल भर में उसका जख्म भर गया। तभी लूकस को समझ में आया कि सोनो ने जानबूझकर खुद को चाकू लगवाया था ताकि वो स्वॉर्ड कॉपी कर सके। लूकस चीखा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम CTRL प्लस से करना क्या चाहते हो? पूछने की जरूरत भी है। जाहिर है दुनिया का सबसे ताकतवर हंटर बनना है, ट्रांसेंडेंट लोगों से भी ज्यादा ताकतवर। लेकिन लूकस को यह जवाब पसंद नहीं आया और उसने फिर से सोनो पर हमला कर दिया। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जब तुम्हें कर्स मिला था तब क्या सुना नहीं था? अब सिर्फ 5 साल बचे हैं उस बड़ी तबाही के आने तक। असल में लूकस को याद ही नहीं था कि उसे कर्स कब मिला। उस पर एक साथ इतनी इन्फॉर्मेशन लोड कर दी गई थी कि वो कुछ भी साफ समझ नहीं पाया। तो ये आर ग्लास मार्क, ये एक काउंटडाउन है। उसी पल आसमान से अजीब सी आवाजें आने लगी। क्या ये शुरू हो गया? एक डार्क सबस्पेस किसी और डायमेंशन से खुलने वाला था। जब ये सबस्पेस खुलेगा तो एक कंटामिनेटेड एरिया डिजिग्नेट होगा। उस एरिया में सभी हंटर्स का HP और MP 30 तक घट जाएगा और ऑर्डिनरी मैजिक स्किल्स का यूज भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अगर ये सबस्पेस पूरी तरह खुल गया तो ये सिटी एक जिंदा नर्क बन जाएगी। एल्फ का मिशन अब कंप्लीट हो गया है, क्या अब वापस जाकर रिपोर्ट करूं? उसी वक्त कुरासाकी की तरफ काले बिजली के अनगिनत झटके गिरे। शियासाकी एरीज के साथ वहां आ गई। तुम यहां से नहीं जा सकते क्योंकि अब तुम्हारी मौत यहीं होने वाली है। टू बैड तुम लोग लेट हो गए। सबस्पेस का खुलना अब कोई नहीं रोक सकता। ये सिटी तो अब खत्म हो चुकी है। कोई बात नहीं, मेरा टारगेट तो तुम हो। वैसे भी सबस्पेस के नेगेटिव इफेक्ट्स मुझ पर असर नहीं करते। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम पर ही डीबफ्स का असर नहीं होता। कुरासाकी ने अपनी स्पेस से एक लंबी तलवार निकाली। चलो दिखाता हूं तुम्हें असली डार्क मैजिक क्या होती है। सीन अब हंटर एसोसिएशन की तरफ शिफ्ट होता है। सभी हंटर्स को सिस्टम से सब स्पेस खुलने की नोटिफिकेशन मिलती है। इतने रिडिकुलस डीबफ्स, मैजिक स्किल्स रिस्ट्रिक्ट कर दी। अब हम मेजेस फाइट कैसे करें? कई मेजेस ने स्पेल्स कास्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी एक्टिवेट नहीं हुई। इसी बीच सिटी के सेंटर से एक मैसिव टॉर्नेडो उठा। फिर सभी के सामने एक बड़ा स्पेशल रिफ्ट खुल गया। अगले ही पल उस रिफ्ट से एक फिगर बाहर निकला। वही मास्टरमाइंड था ये सब कुछ करवाने के पीछे। लगता है सब आ गए हैं, शो शुरू होने वाला है। नीचे खड़े हंटर्स हैरान थे, ये क्या हो रहा है? इतनी बड़ी सबस्पेस और सिर्फ एक एल्फ बाहर आया। रुको। सभी ने नीचे देखा। सबस्पेस से अनगिनत मॉन्स्टर्स निकलने लगे थे। उनकी संख्या देखकर हर कोई डर गया। क्या मजाक है ये? क्या हम इतनी संख्या से लड़ भी पाएंगे? मैंने 15 साल तक सब्र किया है, अब सब अपनी पूरी ताकत से लड़ो। तुरंत ही सारे मॉन्स्टर्स चार्ज करने लगे। उनका सामना किया। एक बॉल्ड आदमी ने, तुम्हें लगता है नंबर से जीत सकते हो, तुमने हमें अंडर एस्टिमेट कर दिया। ये कहकर टुची ने अपना स्टोन आर्मर एक्टिवेट किया और अप्रोचिंग मॉन्स्टर्स को हैवी पंचेस मारने लगा। मुझे मैजिक की जरूरत नहीं, अपनी स्टोन आर्मर एक्टिवेट करने के लिए एक एक को निपटाना बहुत टाइम लेगा। सब एक साथ आओ। टुची की ये प्रोवोकेशन सुनकर सामने के मॉन्स्टर्स गुस्से में भर गए, लेकिन अगले ही पल वो एक जबरदस्त ताकत से टुकड़े टुकड़े हो गए। मास्टर टुची कितने स्ट्रांग हैं, चलो हम भी हेल्प करते हैं। दोनों आर्मीज एक दूसरे से टकरा गईं। हंटर नेस भी बैटल ज्वाइन करने के लिए पहुंच गई। प्रेसिडेंट फुआ की साइड पर भी मॉन्स्टर्स पहुंच चुके थे। जैसे ही उन्होंने गिल्ड मास्टर पर हमला करने की कोशिश की, प्रेसिडेंट फुआ ने एक जायंट शील्ड निकाला और उन्हें ब्लॉक कर दिया। मॉन्स्टर्स के सारे अटैक्स उस शील्ड ने रोक लिए।
फिर उसने उस जायंट शील्ड को ऊपर उठाया और नीचे की ओर जोर से मारा। उसके सामने खड़े मॉन्स्टर के 2 टुकड़े हो गए। उसके पीछे खड़े मॉन्स्टर्स भी उस एक ही हिट में कट गए। वो जायंट शील्ड किसी तलवार जैसा लग रहा था। बिना किसी स्किल के भी उसकी पावर जबरदस्त थी। ये जायंट मॉन्स्टर्स प्रेसिडेंट फुआ और मास्टर टूची जैसे हंटर्स के लिए इजी थे, लेकिन बाकी हंटर्स के लिए बहुत मुश्किल। और एनिमीज की संख्या बहुत ज्यादा थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब खतरे में आ जाएंगे। इसी वक्त नानासु को मॉन्स्टर्स ने टारगेट कर लिया था। एक जायंट बर्ड ऊपर से डाइव करता है, लेकिन नानी ने टाइम से डॉज कर लिया। बॉस ग्रिफिन लेवल